Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Aisha Forces Academy. Like my video, subscribe my channel and press the bell icon for more updates. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सारे खैरियत से होंगे। तो आज हमारे वीडियो का जो टॉपिक है वो है पाकिस्तान नेवी की ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शन। जैसे कि आपको पता है कि अभी इंशाल्लाह अल्फ़ा 2026 बैच जो है वो जल्द ज्वाइन करने वाला है, तो उनके हवाले से कुछ डिटेल यहाँ पे हमने शेयर करनी है। लेकिन इस डिटेल में कौन कौन सी चीज़ें शामिल होगी उसमें है हाउ इज़ टू मतलब जो हाउ इज़ पाक नेवी जॉब की जो पाकिस्तान नेवी की जॉब है वो किस तरह से है, उसके इंशाल्लाह आपको जो अच्छी अच्छी चीज़ें और जो बुरी चीज़ें हैं वो आपको समझाएंगे। इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है कि उसके हवाले से है कि इसमें मतलब कौन कौन सी चीज़ों को आपको ज़रूरत पड़ सकती है जो आपने करनी है, लाजमी करनी है। तो इसके लिए वीडियो पूरी वॉच करनी है, इसमें आपकी काफ़ी सी डिटेल है इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन में से। उसके बाद है ट्रेनिंग गुड लिस्ट है कि ट्रेनिंग के लिए आपकी कौन कौन सी चीज़ें जो है वो दरकार है जो आपने लेके जानी है, और फर्स्ट सैलरी जो है वो आपकी कितनी होगी जो आपको मिलेगी। तो ये सारी डिटेल आपके साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पे नए, हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको बर वक्त मिल सके। तो चलिए अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि पाकिस्तान नेवी की जॉब कैसी है। अच्छा स्टूडेंट, सबसे पहले ये चीज़ मैंने क्यों मेंशन की, हालांकि हर बंदे को पता होता है, अगर उन्होंने अप्लाई किया होता है तो उन्होंने काफ़ी चीज़ें पता की होगी नेवी के बारे में, एयरफोर्स के बारे में, आर्मी के बारे में, तब जाके उन्होंने नेवी में अप्लाई किया होगा। लेकिन बाद स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो घर की हालात की वजह से और ज़िंदगी मुश्किल होने की वजह से फ़ोर्सेस की साइड लेते हैं, चाहे नेवी हो, कोई भी फ़ोर्स में डायरेक्ट अप्लाई कर लेते हैं तो जस्ट सैलरी उनको मिले ताकि अपने घर का ख़र्चा वगैरह चलाएँ, उसके लिए भी जॉइन करते हैं। तो इसलिए ये चीज़ मैंने सबसे पहले मेंशन की है। तो इसके हवाले से मैं आपको एक बात बताऊँ स्टूडेंट्स, पाकिस्तान नेवी की जॉब मेरे लिहाज से बहुत ज़्यादा अच्छी है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान एयरफोर्स एंड आर्मी। सबसे पहली जो अच्छी बात मैं आपको बता दूं, हर बंदा चाहता है कि उसको यार कुछ बेनिफिट्स मिले ताकि वो अपने घर को सपोर्ट करे, अपने फैमिली को सपोर्ट करे, अपने दोस्तों को, बहन भाइयों को, सबको सपोर्ट करे। तो उस लिहाज से पाकिस्तान नेवी क्यों अच्छी है, एक तो आपकी जो अपनी सैलरी है आपको वो मिलती है, वो कितनी मिलती है उसकी डिटेल मैं कम्प्लीटली इसलिए यहाँ पे उसकी डिटेल मैं आपके साथ आगे शेयर करूँगा। यहाँ पे इसलिए शेयर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि फिर वीडियो मिक्सअप हो जाती है, इसलिए डिटेल से सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा। एक आपको अपनी सैलरी मिलती है, दूसरी आप पाकिस्तान नेवी के जो शिप्स होते हैं ना वो एक्सरसाइज़ों के लिए क्रूज़ पे जाते हैं। तो उनका जितना भी क्रू होता है, चाहे 300 बंदे हो, 500 बंदे हो, जितना भी क्रू होता है वो पूरा का पूरा साथ में जाता है वहाँ पे। और उनको क्या होता है, पोर्ट के लिहाज से उनको पेमेंट मिलती है। कितनी मिलती है, मतलब कोई अच्छा सा पोर्ट है, कोई अच्छे मुल्क का है, उनका पैसा महंगा है तो उनको अच्छी से पैसे मिल जाते हैं। अगर थोड़ा सस्ता पोर्ट है तो उनको कम मिल जाते हैं। तो आजकल पता नहीं $100 $200 पर पोर्ट मिलते हैं। तो अगर 2-3 पोर्ट भी लगा ले तो अच्छे खासे तकरीबन लाख रुपए तो उनको ये मिल जाते हैं सैलरी के अलावा। दूसरी चीज़ ये कि वो बाहर घूमने आ जाते हैं। हालांकि मैं भी आपको बताऊँ, मिडिल क्लास के फैमिलीज़ जो है ना वो कैसे जा सकते हैं यार किसी बैरून मुल्क में टूर पे नहीं जा सकते हो ना, लेकिन पाकिस्तान नेवी आपको ये चीज़ दिखाएगी। हाँ, ये आपकी किस्मत है, हो सकता है आप किसी ऐसे शिप पे चले जाओ जो ना जाए, लेकिन पाकिस्तान नेवी के जितने भी शिप है वो सारे के सारे साल में एक आधी दफ़ा एक्सरसाइजों पे लाजमी जाते हैं। तो इसलिए ये किस्मत की बातें होती है। दूसरी, जिस तरह से पाकिस्तान नेवी में ना एडवर्टाइजमेंट में भी लिखा होता है कि ज्वाइन द नेवी सी द वर्ल्ड, ये हकीकत है। लेकिन बाज़ औक़ात जब आप वहाँ पे पाकिस्तान नेवी के ट्रेनिंग में जाते हो, वहाँ पे ट्रेनिंग में जिस तरह से हालात होती है तो स्टूडेंट परेशान हो जाते हैं, हमने तो ये पढ़ा था यहाँ पे तो ये इस तरह से हो रहा है। देखिए आपने ट्रेनिंग में भी करना है, ट्रेनिंग के बाद भी देखिए एक जगह पे, मैं आपको एक ये चीज़ इसलिए मेंशन कर रहा हूँ, एक जगह पे आप रह रहे हो तो उसकी सफाई वगैरह कौन करेगा, आपके लिए कोई दूसरे लोग नहीं आएंगे, आपने खुद करनी होती है। तो ये चीज़ें आपने नेवी, एयरफोर्स और आर्मी के तीनों के जो सोल्जर्स होते हैं ना, सिपाही होते हैं, वो खुद करते हैं। हाँ, अफसर रैंक्स वाले जो होते हैं वो नहीं करते, वो भी बेसिक ट्रेनिंग में करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन ट्रेनिंग के बाद वो प्रोफेशनल लाइफ में नहीं करते। लेकिन प्रोफेशनल लाइफ में सेलर ने आगे फिर भी करना होता है, एयरमैन ने फिर भी करना होता है, और जो सोल्जर है उसने फिर भी करना होता है। तो इस चीज़ों को आपने बुरा नहीं माना, कोई टाइम आता है जो उसके बाद ये इनके लिए भी ये बंद हो जाता है। तो पाकिस्तान नेवी का जॉब बहुत अच्छा है। हाँ, दूसरी बात ये भी एक और भी जहन में आ गई, जितनी बंदा बातें कर लेता है उसके साथ साथ जो है और चीज़ें जहन में याद आती है। ये है कि अगर आपके पास अच्छे खासे पैसे, आप बिज़नेस कर सकते हो, तो फिर जॉब कोई भी नहीं है अच्छी, चाहे वो नेवी की है, चाहे वो सिविल है, किसी की भी जॉब अच्छी नहीं है अगर आपके पास जो है वो बिज़नेस के लिए पैसे हैं। बिज़नेस सबसे बेस्ट है। अगर बिज़नेस के लिए पैसे आपके पास नहीं है तो पाकिस्तान नेवी का जॉब बहुत बेहतरीन है। सही है। इसके बाद आगे जाके बात करेंगे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस के हवाले से। उसमें सबसे पहले मैंने ये बैंक अकाउंट क्यों मेंशन किया हुआ है। अभी स्टूडेंट बोलेंगे सर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन आप बता रहे हो, इसमें बैंक अकाउंट क्यों आपने मेंशन किया, इसलिए तो ज़रूरी ही नहीं है। अच्छा, भी देखिए, जब बेसिक में
स्टूडेंट जाते हैं ज्वाइन करने के लिए तो उनको इन चीज़ों का पता नहीं होता। ये आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ, आप लोगों ने बैंक अकाउंट बनाना है किस बैंक में? HBL में। HBL में आपने बैंक अकाउंट बनाना है। यहाँ से अगर बनाओगे तो आपके लिए आसानी होगी, जस्ट आप वहाँ पे अकाउंट नंबर दोगे कि सर ये मैंने पहले से बनाया हुआ है, वो ऐड कर लेंगे और आपकी सैलरी इसमें स्टार्ट हो जाएगी। आपने क्या करना है, HBL में बनाना है। जब बैंक पे जाओ तो उनको बोलना सर मैंने HBL का एटवर्क अकाउंट बनाना है। कौन सा वाला? एटवर्क। सही है। ये सिर्फ सैलरी पर्सन्स का बनता है, वो बहुत मुश्किल से ये अकाउंट बनाते हैं। लेकिन आप लोगों ने बोलना सर मैं पाकिस्तान नेवी में सेलेक्ट हो गया हूँ, ये डॉक्यूमेंट्स अपने दिखा के जो आपकी मतलब वो है सिलेक्शन वाले हैं या वो जो वेबसाइट पे लिस्ट आती है वो दिखा के। वैसे वो तो मांगते हैं सैलरी का, लेकिन अगर आपका यहाँ से एटवर्क बन सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो अगर आपने वहाँ पे भी बनाना है तो आपने क्या करना है, HBL में। HBL के अलावा ये किसी बैंक अकाउंट में नहीं बनता। सही है। HBL में आपने एटवर्क अकाउंट बनाना है। इसका फ़ायदा क्या होता है, आपसे सालाना जो ATM कार्ड के पेमेंट है वो नहीं कटती। दूसरा फ़ायदा कि आप दुनिया के किसी भी ATM से इससे पैसे निकलवाओगे तो आपसे कटिंग नहीं होगी। दूसरे अगर ये देखें आपका बैंक अल हबीब का है या मेट्रो का है या किसी और बैंक का है तो उसमें क्या होता है, अगर आप किसी और ATM से पैसे निकालते हो तो आपसे कटिंग होती है। तो इसलिए एटवर्क HBL के एटवर्क अकाउंट का ये फ़ायदा है, तो आपसे जो एक्स्ट्रा कटिंग होती है वो नहीं होती। तो इसलिए बैंक अकाउंट आपने कौन सा बनाना है, HBL का एटवर्क अकाउंट। इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस में एक चीज़ और है कि आपने अपनी सैलरी की जो है वो प्रोटेक्ट करनी है, मतलब अपनी सैलरी की हिफाजत करनी है। और गुड्स जो है, जो आपके सामान होते हैं, जो आपके पास कोई भी सामान होते हैं, देखिए वहाँ पे होता है ट्रेनिंग में कि हर इलाके से हर किस्म के लोग आए होते हैं। सही है। और वहाँ पे चोरियाँ भी बहुत होती है। तो इसलिए अपने सैलरी को आपने क्या करना है, कभी भी अपने पास नहीं रखना। बेशक आप कोई ईज़ी पैसा, अगर आपका जब तक अकाउंट नहीं बनता आप ईज़ी पैसा अकाउंट में ट्रांसफ़र कर ले, किसी अपने जानने वाले के अकाउंट में कर ले, लेकिन अपने पास कभी भी पैसे नहीं रखने। वहाँ पे ट्रेनिंग में हर किस्म के लोग आए होते हैं और बहुत चोरियाँ होती है स्टार्ट में, क्योंकि इनको तो सर्विस के रूल्स और रेगुलेशंस का पता नहीं होता। तो वो अपने हाथ साफ़ करने के लिए वो जो अपनी आदत है वो नहीं छोड़ सकते, वहाँ पे भी करते हैं। जब बाद में पकड़े जाते हैं तो इनको पता चलता है कि यार इस चीज़ का फ़ौज में कितना मतलब सख्त सज़ा है, कितनी मतलब चीज़ें मना है ये। तो फिर आहिस्ता-आहिस्ता वो मना हो जाते हैं, लेकिन स्टार्ट में उनको पता नहीं होते। तो इसलिए अपनी चीज़ों का ख़्याल आप लोगों ने खुद रखना है। सही है। इसके अलावा जो सिविल स्टडी है, अब देखिए आप लोग तो यहाँ से चले गए हो, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनकी ख्वाहिश होती है कि सर मैं जो है आगे अपनी स्टडी जारी रखना चाहता हूँ, लेकिन वो नहीं रख सकते। आप लोगों ने क्या करना है, वो क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि बेसिक ट्रेनिंग में तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। 6 महीनों की जो आपकी ट्रेनिंग है उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। इसलिए बेसिक ट्रेनिंग आप लोगों ने सुकून से गुजारनी है। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, सिविल स्टडी अपनी जारी रखनी है। कैसी जारी रखोगे, इजाज़त तो है नहीं, लेकिन चुप-चुपाए आप लोग कर सकते हो, किसी को ना बताएँ। आप अल्लामा इक़बाल ओपन यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लें, वर्चुअल यूनिवर्सिटी में ले लें, कोई भी ऐसी जो ऑनलाइन यूनिवर्सिटियाँ हैं उनमें से किसी में भी आप जो है वो दाखिला ले लें और अपनी स्टडी जारी रखें और चुप-चुपाए सुकून से अपनी स्टडी जारी रखें। सही है। हालाँकि जो ऑफ़िशियली है वो आपको 6-7 साल बाद इजाज़त मिलेगी, तो आप 6-7 साल ज़ाया करने के बाद क्या पढ़ाई करोगे? फिर बंदे का दिल ही नहीं लगता करने का। तो इसलिए अपनी सिविल स्टडी आप लोग इस तरह से जारी रखो कि जैसे आपका बेसिक ख़त्म हो जाए, आप लोगों ने अल्लामा इक़बाल ओपन यूनिवर्सिटी में या वर्चुअल यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना है और उसके बाद अपनी स्टडी जारी रखनी है। और किसी को भी, अपने करीबी दोस्त हो ना आपका जो आपके साथ बैठता हो, उसको भी नहीं बताना है। सही है। अपने फैमिली को भी नहीं बताना, बस आपने अपनी स्टडी जारी रखनी है। और जैसे ही कंप्लीट हो जाए, फिर आप जब नेवी में जाओगे आप लोगों को खुद ब खुद पता चल जाएगा कि उसकी डॉक्यूमेंटेशन आपने अगर नेवी में जमा करनी है तो कैसे करनी है, वो आपको नेवी वाले खुद बताएंगे। मैं यहाँ पे हर एक चीज़ नहीं शेयर कर सकता आपके साथ। अब इसके बाद है कमीशन अप्लाई एंड HET एग्ज़ाम। अब कमीशन अप्लाई क्या है, जिस स्टूडेंट ने FSC की है वो कमीशन लाजमी अप्लाई करे। सही है। जिनके 60% से ऊपर मार्क्स है वो कमीशन कैसे अप्लाई करेंगे, आप लोग जब नेवी में जाओगे, बेसिक ट्रेनिंग में तो आपको नहीं मिलेगी इजाज़त। बेसिक ट्रेनिंग के बाद आप क्या लोगे, NOC, नॉन ऑब्जेक्टिव सर्टिफिकेट होता है, पाकिस्तान नेवी की तरफ से आपको मिलेगा कि हमें कोई मसला नहीं है, इसके डॉक्यूमेंट्स हमारे पास जमा है या नहीं जमा, अब या ये हमारे पास जो है वो सर्विस में है, हम इसको इजाज़त देते हैं कि ये अप्लाई कर लें। तो वो उसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, PML आर्म कोर्स, किसी भी फोर्स में जो आपके रैंक से ऊपर रैंक हो। मिसाल के तौर पर अभी आप भर्ती होंगे तो आपका 7 स्केल होगा। सही है। सेलर का 7 स्केल में आप जाओगे तो 7 स्केल से जितने भी ऊपर स्केल है, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 22 तक आप किसी में भी अप्लाई करना चाहो तो NOC के थ्रू आप कर सकते हो। लेकिन अगर आपका 7 स्केल है और आप आर्मी के सोल्जर 7 स्केल के लिए अप्लाई करना चाहते हो या एयरफोर्स के 7 स्केल के लिए, तो आपको इसकी इजाज़त नहीं मिलेगी, क्योंकि या तो आपके स्केल से ऊपर होना चाहिए
या बस हाँ ऊपर ही होना चाहिए। आपके स्केल से ऊपर होगा तो उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो, नीचे होगा या बराबर होगा तो उसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो, चाहे डिपार्टमेंट कोई भी हो। अब एक और चीज़ है HET, सही है, कमीशन के थ्रू तो आपको पता है आप अफसर बन सकते हो। HET क्या चीज़ है? HET एग्ज़ाम है, हायर एजुकेशन टेस्ट। ये पाकिस्तान नेवी में है, जब आप लोग वहाँ पे जाओगे या अब चलो आर्मी में तो ये चीज़ नहीं है, ये जस्ट नेवी में है और ना एयरफोर्स में है ये HET। ये इस तरह से एग्ज़ाम है, अगर आपने मैट्रिक किया है ना तो आपके तकरीबन 9, 10, 12 पेपर होते हैं। अगर FAC किए 3-4 पेपर आपके होते हैं। वो पेपर जब आप पास करोगे तो इसके आपके सर्विस में भी नंबर होते हैं, 1-2 पॉइंट्स होते हैं। सर्विस के जो पॉइंट्स होते हैं ना, ये अच्छे खासे पॉइंट्स हैं। तो इसके पॉइंट्स होते हैं, एक तो आपको ये बेनिफिट मिल जाती है, दूसरी ये कि 17-18 साल बाद इसके आपकी बारी आती है अफ़सर बनने की, तो आप सेलर से डायरेक्ट अफ़सर में शिफ्ट हो जाते हो। तो ये भी एक बहुत अच्छी बेनिफिट है। इसका मतलब सिला बहुत लेट मिलता है, लेकिन ये है कि कम से कम आपको मिल ही जाता है। तो इसीलिए HET एग्ज़ाम आप लोगों ने टाइमली, बिल्कुल टाइमली अगर आप दोगे तो आपको जो है जल्दी नंबर आएगा। आप लेट दोगे, जितना लेट करोगे उतना आपका लेट नंबर आएगा। इसीलिए आपने जैसे ही बेसिक से क्वालिफाइड होते हो तो आप लोगों ने क्या करना है, HET एग्ज़ाम के लिए तैयारी करके HET के पेपर लाजमी पास करने हैं। सही है, इसके थ्रू भी आप अफसर बन सकते हो। ये 2 प्रोसेस है जो पाकिस्तान नेवी के थ्रू आप जो है अफसर बन सकते हो सेलर से। इसके बाद इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस में से है रिस्पेक्ट सीनियर्स। ये मैंने क्यों डाला है, अभी ये तो हर बंदे को पता है कि यार वहाँ पे आप जाओगे तो वो आपसे ज़बरदस्ती भी करवा लेंगे, लेकिन ये चीज़ आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप अपने सीनियर्स की रिस्पेक्ट करोगे ना, तो उसकी मेन वजह क्या होती है, आप अगर अपने सीनियर्स की रिस्पेक्ट करोगे तो आप वहाँ पे बोर नहीं होगे। अगर आप ये सोचोगे कि यार ये जिस तरह से पाकिस्तानियों की आदत है कि ये देख इसका मुँह जो है मुँह की तरह है नहीं और मुझे बातें सुना रहा है, इसका शक्ल इस तरह है नहीं और ये मुझे बातें सुना रहा है या ये मुझे ये चीज़ बता रहा है, मैं क्यों करूँ इसकी बात, मैं क्यों मानूँ? एक तो फ़ोर्स के रूल्स है वो आपसे मनवा लेंगे, वो आपसे करवा लेंगे, एक चीज़ हो गई। दूसरी, अगर आप इस तरह से माइंड में नहीं लेके आओगे और सुकून से अपना काम करोगे, जो आपका काम है आप उसकी सैलरी लेते हो, तो आपको किसी चीज़ में कभी भी आपके सैलरी में, आपके जॉब में आपका दिल कभी भी तंग नहीं होगा। क्या होगा? आप सुकून से अपनी जॉब करोगे और आप रिलैक्स रहोगे। अगर इस तरह से करोगे, अगर आप यही सोचोगे कि यार मैं इसकी क्यों बात मानूँ, आप तंग हो गए, आप बोलेंगे यार मैं चला जाऊँ यहाँ से। और जो सीनियर्स भी होंगे, कुछ ऐसे बेगैरत सीनियर्स भी होते हैं, मैं थोड़ा इस तरह से वर्डिंग यूज़ कर रहा हूँ, माज़रत करूँगा, लेकिन ये हकीकत है। कुछ ऐसे बेगैरत सीनियर्स भी होते हैं, अगर उसके साथ आप एक दफ़ा जो है ना कुछ इस तरह से मुँहमारी कर लो तो वो आपको जीना हराम कर देते हैं। जहाँ पे भी उसको मौका मिलता है वो आपको तंग करने की कोशिश करते हैं, वो आपके पीछे-पीछे कंप्लेनें लगाते हैं, तो आपकी जो जॉब है वो बिल्कुल मतलब आपके लिए जहन्नम बन जाता है। तो इसीलिए अपने सीनियर्स की रिस्पेक्ट करो, अच्छे से रहो हर किसी के साथ और सुकून से अपना टाइम गुज़ारो। और जो आपके जूनियर आते हैं, जो आपके बाद वाले लोग आते हैं, उनको तंग नहीं किया करें, उनसे प्यार से पेश आया करें, उनको कोई ज़रूरत होती है तो उनकी ज़रूरत पूरी किया करें, उनको मोटिवेट रखा करें, ताकि जो आपका टाइम आप पे गुज़रा है जिस तरह से ना, वो उस पे उस तरह से ना गुज़रे। तो ये चीज़ों का ख़्याल रखना, बाकी इस पे जितनी भी डिस्कशन करो वो कम है, लेकिन चलो इन दोनों का बस जस्ट इतना ही बताऊँगा। उसके बाद पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ या रिलीजियस ऐड, अब इन 2 चीज़ों को भी क्यों मेंशन किया हुआ है? अब देखिए, पॉलिटिकल की अगर आप बात करोगे तो वहाँ पे हर किस्म के लोग आए होते हैं, जैसे पहले ही मैंने आपको बताया, या रिलीजन की बात करोगे तो वहाँ पे हर किस्म के मज़हब के लोग आए होंगे। अब आप बात करोगे PTI के बारे में, दूसरा होगा मिसाल के तौर पर मुस्लिम लीग नून का, तो आप दोनों आपस में लड़ पड़ोगे। तो इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज़ में कोई भी बंदा जो है ना वो दूध का दूल्हा नहीं है, ये सारे सियासत करते हैं आपस में मिले हुए, सिर्फ हम लोगों को धोखा देने के लिए ये आपस में लड़ रहे हैं और कुछ भी नहीं है, ये सारे दोस्त हैं। इसलिए पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में नहीं पढ़ना, इनके हवाले से कोई भी चीज़ डिस्कस नहीं करना और ना अपने मज़हब के अलावा दूसरे मज़हब के बारे में बात करना। आप इस्लाम आपका मज़हब है तो आप सुकून से अपना नमाज़ पढ़ें, आप सुकून से अपनी तिलावत करें, आपको कोई नहीं रोकेगा। अब ये नहीं कि यार शिया तो काफ़िर है, यार नहीं सुन्नी काफ़िर है, ये गलत चीज़ है, ये कभी भी डिस्कस नहीं करना। इससे आपकी सर्विस पे भी बुरा असर पड़ेगा और आपकी लाइफ पे भी बुरा असर पड़ेगा। सिर्फ आपने क्या करना है, अपने काम से काम रखना है, इन चीज़ों में कभी भी नहीं पड़ना। उसके बाद ये चीज़ बिल्कुल ज़हन में याद रखना, ये आपकी आगे ज़रूरत पड़ने वाली है। फिर घर वालों को जो है बंदा तंग कर रहा होता है कि बाबा मेरे ये डॉक्यूमेंट्स भेज दे, बाबा ये डॉक्यूमेंट्स, उधर से जो है वो अटेस्टेड करवा दे, इधर से करवा दे। तो इसलिए बेहतर यही है कि आप पहले से अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करें। कौन-कौन से करने हैं वो आपको मैं आगे बताऊँगा, ताकि आपके वालिदैन को कोई मसला ना हो वहाँ पे बाद में कि वो आपके लिए वो इधर-उधर के चक्कर काटे। आपने ये डॉक्यूमेंट्स अपने साथ रेडी करके अपने साथ लेके जाने हैं। कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं यहाँ पे देखिए। अच्छा, या डॉक्यूमेंट्स के बाद जो है ना वो आपको डिस्कस करेंगे, सारा बताएँगे, पूरे वो जो गुड लिस्ट है ना उसमें से डॉक्यूमेंट्स का भी डाल के वो आपके साथ डिस्कस कर लेंगे।
और यहाँ पे एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अपने सैलरी को कैसे बचाएं, ये भी बहुत अच्छा सवाल था जो कुछ स्टूडेंट्स ने वैसे किए थे, तो इसलिए उसके बेस पे मैंने ये चीज़ें इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन में डाले हुए हैं। अब अपने सैलरी को आप कैसे बचाओगे ये हमेशा याद रखना। पहली मे भी इसमें सैलरी ट्रुथ भी आ जाए, बिल्कुल इसकी बात बताऊंगा। ये सबसे पहली चीज़ कि अपने सैलरी को आपने सेव करना है ना, तो अपनी सैलरी को मैनेज करना सीखे। सबसे पहले ये जो चीज़ होती है ना, जो हमारे अंदर बहुत गंदी चीज़ है पाकिस्तानी के हवाले से, देखिए हमारे पास पैसे आते हैं, मिसाल के तौर पर अचानक मेरे पास 40-45 हज़ार रुपये आने लग गए और पहले मेरे पास 1000-2000 भी अपने जेब खर्च के लिए नहीं थे। तो जब 40-45 हज़ार मैं देखता हूँ, मैं कहता हूँ ये तो बहुत ज़्यादा पैसे हैं, सही है। जिसकी वजह से मेरे खर्च इतने हो जाते हैं, ये चीज़ ले लो, वो चीज़ ले लो, वो करो, ये करो, पैसे सैलरी आती ख़त्म। तो फिर क्या होता है सैलरी के आखिर में, यार तुम 5000 दे दो ना भाई, रिक्वेस्ट है बाद में दे दूंगा, उनसे लेके फिर सैलरी आती है, फिर इसको दे दो, उसको दे दो, फिर चीज़ें ले लो, ख़त्म। तो ये क्या होता है, हमारी सैलरी का जो है हमसे मैनेज नहीं होती, फिर जॉब में हमारा दिल भी नहीं लगता। सबसे पहले बेसिक से अगर आप अपनी सैलरी को मैनेज करोगे, आपने सबसे अच्छी चीज़ जो करनी है, आपने एक अकाउंट अपना लेना है। जो आपका खर्च है वो अपने पास रखो, जो आपने फैमिली को देने हैं वो फैमिली को दो। सैलरी ट्रुथ में बताऊंगा कि सैलरी जो आपने फैमिली के साथ है वो क्या करना है। वो चीज़ें मे भी किसी को बुरी भी लगे, लेकिन वो आपको हकीकत बताऊंगा। वो क्या करने हैं आपने, जो घर भेजने हैं वो घर भेजो, जो आपने अपने खर्च के लिए रखने हैं वो अपने खर्च के लिए रखो, लेकिन कोशिश करना जितने कम रख सकते हो वो रख लो। और जो आपके बचे हुए पैसे हैं उसको किसी अलग अकाउंट में अपने लिए सेविंग में रखो, क्योंकि जब आपको घर वालों को कोई इमरजेंसी में ज़रूरत होगी तो आप उससे दे सको, आपको कोई चीज़ की ज़रूरत होगी आप उससे ले सको। आपके पास जब बैकअप पड़ा होगा ना, तो आप कभी भी इस सैलरी को कम नहीं खाओगे। क्योंकि क्या होता है कि स्टार्ट में ये हमें बहुत ज़्यादा लगती है, जैसे मैंने आपको बताया कि पहले तो हमारे पास 1000-2000 रुपये भी नहीं होते, अचानक 40-45 आ जाते, वो हमें बहुत ज़्यादा लगते हैं। लेकिन टाइम गुजरने के साथ साथ हमें लाख भी कम लगेंगे, ये याद रखना। क्योंकि ज़रूरतें बढ़ जाती है और एक्सपेक्टेशन जो है, सॉरी इंग्लिश भी मेरी ऐसी ही है, घर से जो है ना वो आपसे मतलब तवक्कुआत बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं जब आपकी सैलरी लग जाती है। तो इसीलिए अपने घर को सपोर्ट करने के लिए, अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए अपनी सैलरी सेव करनी है। तो इसलिए आपने बैकअप के तौर पर अपने पास पैसे लाजमी रखने हैं। मंथली 10,000 रख सकते हो तो 10,000 रखो, 20,000 रख सकते हो तो 20,000 रख दो। कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो घर देते ही नहीं है, तो उनके लिए तो मसला ही नहीं है, अपना खर्च रखो और बाकी अपने पास सारे सेविंग में रखो। जब आपके घर को अचानक ज़रूरत होगी आप उनको सपोर्ट कर सकोगे, अपने लिए कोई काम करने के लिए आप अपने आप को सपोर्ट कर सकोगे। तो ये चीज़ें याद रखना। अब सैलरी की ट्रुथ, ये चीज़ मैंने क्यों डाली हुई है सैलरी की ट्रुथ, इसलिए आपको बता रहा हूँ कि देखें, घर एक ऐसा चूल्हा है ना, जो बुज़ुर्ग कहते हैं, जो हमारे बड़े कहते हैं कि घर एक ऐसा चूल्हा है, इसमें जो आप जितना ईंधन डालोगे ना वो जल जाएगा। तो मिसाल के तौर पर अगर आप घर में 1 लाख रुपया बताओगे ना, तो मंथ के आखिर में वो आपको बोलेंगे वो 1 लाख ख़त्म हो गए, हमें और चाहिए। अगर आप 50,000 दोगे तो मंथ के आखिर में वो आपको बताएंगे कि वो 50,000 ख़त्म हो गए, हमें और पैसे चाहिए। तो मतलब मेरा ये है कि आप अपने सैलरी अगर मिसाल के तौर पर आपकी 40,000 है, तो आप घर में बताएं कि मेरी 25,000 है, सही है। उस 25,000 में फिर आपने क्या करना है, 20 घर भेजने हैं, घर वाले भी आपसे खुश। 5,000 अपने मिसाल के तौर पर, 15 तो आपने बैकअप में जो आपको बताए हैं ना वो आपने सेविंग में रखने हैं, ये 5,000 अपने लिए खर्च रखने हैं, मिसाल दे रहा हूँ ये। वो आप अपने लिए खर्च में रखें और अपने घर वालों को भी दे, और अपने पास भी बैकअप पे रखें, अगर घर वालों को ज़रूरत हो उनको दें, उनको नहीं है तो अपने पास बैकअप में रखें। सैलरी की ट्रुथ, अगर आप मतलब सैलरी की हकीकत आप बताओगे कि मेरी 50,000 है ना, तो वो आपसे 45-40 हज़ार की एक्सपेक्टेशन करेंगे, और ये हकीकत बता रहा हूँ। और कोई ऐसा टाइम आएगा कि मिसाल के तौर पर आपकी सैलरी किसी मंथ किसी वजह से कम आई, तो आपके घर वाले इस चीज़ पे यकीन नहीं करेंगे, और ये हकीकत बता रहा हूँ, ये बहुत लोगों के साथ हो चुका है, ये एक्सपीरियंस के तौर पे बता रहा हूँ। तो वो आपसे मतलब यकीन नहीं करेंगे। तो फिर क्या होता है, आपके पास बैकअप भी नहीं होता, तो फिर आपको वहाँ पे जॉब में दिल ही नहीं लगे, आप बोले कि ये क्या बकवास है, मैं उनको हकीकत बता रहा हूँ, मेरी बात का यकीन ही नहीं कर रहे। तो इसलिए इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है, अपने सैलरी को आपने छुपा के रखना है। अगर कोई दोस्त भी आपसे पूछता है आपकी कितनी सैलरी, आपने क्या करना है, बात इधर उधर कर देना है। पहले हंसी आती थी कि यार क्यों लोग अपनी सैलरी छुपाते हैं, लेकिन जब आप किसी जॉब पे लग जाते हो तो आपको इसकी हकीकत का पता चल जाता है कि इसकी असल वजह क्या है कि लोग अपनी सैलरी नहीं बताते। वो कहते हैं ना, एक कहावत भी मशहूर है इसके लिए, कि मर्द से उसकी सैलरी और औरत से उसकी उम्र कभी नहीं पूछनी चाहिए, क्योंकि वो कभी भी इसके बारे में हकीकत नहीं बताएगी, और ये हकीकत है, और आपने भी ऐसे ही करना है, सही है। अगर आप फीमेल है तो, और आप सैलरी भी ले रही हो, तो एज भी ना बताओ और अपनी सैलरी भी ना बताओ, सही है। और अगर मेल है तो फिर उसके लिए तो सैलरी सब कुछ है, बाकी जोड़ दे।
अच्छा, अब यहाँ पे ट्रेनिंग गुड लिस्ट में सबसे पहले मैंने डॉक्यूमेंट्स डाले हुए। डॉक्यूमेंट्स में कौन कौन सी चीज़ें आप लोगों ने लेके जानी है। देखिए, अपनी जो आपकी ओरिजिनल CNIC है, ये तो लाजमी आपके पास होनी चाहिए। अगर ये नहीं होगी तो आप तो नेवी में भी नहीं जा सकते हो, ये तो हर किसी के पास होगी। दूसरी जो कोरोना सर्टिफिकेट है, अगर आपने डोज लगाए है तो आपको जो कोरोना का जो कार्ड बनता है ना, वो आपके पास लाजमी होना चाहिए। अगर नहीं है, आपने नहीं लगाए तो परेशान नहीं होना, वो लगा देते हैं, टेंशन नहीं लेना, उधर भी हो जाएगा। लेकिन अगर आपके लगे हैं तो आपके पास सर्टिफिकेट लाजमी होना चाहिए। तीसरी चीज़ जो है वो फोटोकॉपियाँ है CNIC की। अब किस किस की है यहाँ पे आ जाते हैं। देखिए, सेल्फ आपके पास 8 कापी होनी चाहिए, जो कि 4 अटेस्टेड 4 नॉन अटेस्टेड। ये मैंने 8 दिए हुए, अगर आप ज़्यादा निकाल सकते हो बहुत अच्छी बात है, आपके पूरी सर्विस में काम आएगी। सही है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। उसके बाद पेरेंट्स की है 4 है, 2 अटेस्टेड होने चाहिए, 2 आप वैसे अपने नॉर्मल रख दो, ज़्यादा निकाल सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, ये आगे भी काम आते हैं आपके पूरी सर्विस में। लेकिन अभी ट्रेनिंग में तो लाजमी आपके ये डॉक्यूमेंट्स काम आएंगे जो आपने लेके जाने हैं। ब्रदर और सिस्टर के जो है वो एक एक कापी भी काफ़ी जो है वो काफ़ी है। क्योंकि देखिए, उनकी सिर्फ जो है आपके जो डेट ऑफ बर्थ वगैरह कुछ एक एक आधे जगह पे शायद कोई कापी की ज़रूरत पड़ जाए, नहीं तो इनकी इतनी ख़ास नहीं पड़ती। लेकिन आपके पेरेंट्स की और आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद जो विटनेसेस होते हैं ना, जो फॉर्म आपको दिया होता है उसमें 3 विटनेसेस होती है। विटनेसेस होते हैं तो उनकी कापीज़ आपके पास अटेस्टेड लाजमी होनी चाहिए, 2-3, क्योंकि ये वहाँ पे ज़रूरत पड़ती है वेरिफिकेशन के टाइम के लिए। तो ये विटनेसेस की कापीज़ भी आपके पास CNIC की लाजमी होनी चाहिए। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स में है पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ जो है वो आपके पास किसके होने चाहिए, आपके सेल्फ होने चाहिए। 8 होने चाहिए, 8 बल्कि ये ज़्यादा ही ले लो, क्योंकि आपके आगे भी काम आएँगे। और उनको अटैच भी करो, कुछ बैक से अटैच करो, कुछ फ्रंट से अटैच करो, कुछ वैसे रख लो। और पेरेंट्स की भी आपके पास होने चाहिए कम से कम 3-3, 4-4, 5-5, जितने भी आप रख सकते हो। इसकी बहुत कम ज़रूरत पड़ती है पेरेंट्स की फ़ोटोज़ की, लेकिन फिर भी किसी एक आधी जगह पे ज़रूरत पड़ जाती है तो आपके पास होने चाहिए। उसके बाद आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, CNIC नंबर ऑफ अंकल्स, ग्रैंडफादर्स, ग्रैंड मदर्स, ये आपके पास ये डिटेल आपके पास होनी चाहिए। सही है, ये मतलब उनके नाम आपके पास होने चाहिए, डेट ऑफ बर्थ आपके पास होने चाहिए। आपके अपने आपके ब्रदर्स के, सिस्टर्स के, अगर शादी वाले तो खैर जा ही नहीं सकते, वो मेंशन ना ही करे। अगर किसी ने शादी की है छुप छुपाए तो वो मेंशन ना ही करे तो बेहतर है, नहीं तो आपको निकाला जा सकता है। CNIC नंबर ऑफ अंकल्स, ये सारे आपके पास, ग्रैंड फादर्स, ग्रैंड मदर्स, क्योंकि सबसे पहले जो स्टार्ट में होता है ये सारे डिटेल आपसे लिए जाते हैं, तो इसलिए ये सारे डिटेल आपके पास होने चाहिए। अगर आपके पास पासपोर्ट है या फैमिली के मतलब किसी का है तो उसके डिटेल आपके पास होने चाहिए। कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास मोस्टली आपके कज़न्स के, आपके सॉरी कज़न्स के नहीं, आपके चचाओं के, आपके भाई के, आपके बहन के, सब के आपके कॉन्टैक्ट्स नंबर आपके पास होने चाहिए। डेट ऑफ बर्थ आपके ब्रदर्स के, अंकल्स के और विटनेसेस के आपके पास ये सारे होने चाहिए, जो डिटेल आपके साथ मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। उसके बाद देखिए, सिविल ड्रेसेस में आपके पास कम से कम 1-2 पेयर होना चाहिए। यहाँ पे मैंने 3 पेयर बोले हैं, लेकिन 1-2 भी हो। 3 इसलिए बोले क्योंकि किसी हफ्ते के दिन, इतवार के दिन हो सकता है आपको छुट्टी मिल जाए, लिबर्टी मिल जाए, तो आप बाहर घूमने जाओ तो आपके पास सिविल पेयर जो सूट्स है वो होने चाहिए। सही है, चाहे वो पैंट शर्ट आपके पास हो या सिविल कपड़े हो, आप जो भी पहनते हो वो आपके पास होने चाहिए। उसमें से एक वाइट लाजमी होना चाहिए, क्योंकि जुम्मे के दिन वो जो है वो वाइट पहनते हैं। बाद में आपको मिल भी जाएंगे, पाकिस्तान ने भी आपको यहाँ तक के जो केड़िया होती है ना, और वाइट जो वाइट शलवार कमीज़ होता है वो भी आपको दे देते हैं, लेकिन वो थोड़ा टाइम लगता है उसमें, इसलिए स्टार्ट में आपके पास अपने होने चाहिए। और ब्लैक वेस्ट कोट आपके पास हो तो अच्छा लगता है, वो वाइट कपड़ों के साथ तो मतलब अच्छी चीज़ है। जब आप लिबर्टी निकलो तो कम से कम थोड़ा अच्छा लगने लगो। और ब्लैक चप्पल जो केड़ी है वो आपके पास होनी चाहिए। अगर नहीं भी है तो बाद में आपको मिल भी जाएंगी, लेकिन स्टार्ट में अगर आपके पास हो ना तो अच्छी चीज़ है ये। ट्राउज़र और शर्ट भी आपको बाद में मिलते हैं, लेकिन ये देखिए ये आपकी पूरी ट्रेनिंग में ज़रूरत आएगी। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 1 सेट ट्राउज़र शर्ट, लेकिन अगर आप 1-2 ले लो तो अच्छी बात है, 3 भी ले सकते हो, तो क्योंकि ये आपके आगे सर्विस में भी काम आएंगे, ये तो ये बुरी बात नहीं है। लेकिन एक तो लाजमी आपके पास होना चाहिए, बाद में वहाँ पे वैसे भी आप अपने लिए और भी लोगे और वो जो है वहाँ से आपको मिल भी जाएंगे। अच्छा, अंडरवेयर 3 पीसेस, अंडरवेयर की जितनी आपके पास ज़्यादा हो तो अच्छी चीज़ है, क्योंकि पसीना ज़्यादा आता है, गर्मी होती है और फिर रैशेज़ हो जाते हैं, तो इसलिए अंडरवेयर आपके पास, अंडरवेयर का भी है। अभी यार आप लोग बोलोगे सर आप ये क्या चीज़ें शेयर कर रहे हो, लेकिन ये देखिए ये आपकी पर्सनल हाइजीन्स है, ये आपके पास कम से कम अच्छे वाले होने चाहिए, ताकि बाद में आपको वहाँ पे मसला ना हो। जो स्किन टाइट होती है ना वो सबसे बेहतरीन है। स्किन टाइट में क्या होता है, वो बॉडी के साथ चिपके होते हैं, तो वो आपको रैशेज़ भी नहीं करवाती
और वो दूसरी चीज़ क्या होती है, आपके बॉडी को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचता। सबसे मज़े की चीज़ है स्किन टाइट आप पहन लिया करें, और ट्रेनिंग में भी बहुत अच्छे काम आते हैं। मे भी आपके वहाँ पे इंस्ट्रक्टर भी वही यही जो है आपको सजेस्ट करे कि आप इस तरह से अंडरवेयर पहना करें। इसके अलावा स्पोर्ट शूज़ आपके पास एक पेयर होने चाहिए, बाद में आपको मिल जाते हैं, लेकिन स्टार्ट में आपके पास होने चाहिए। जो बाथरूम चप्पल होते हैं स्लीपर, जो नॉर्मल टाइप के चप्पल होते हैं खुशके वाले या वो दूसरे हार्ड प्लास्टिक वाले, वो आपके पास होने चाहिए वॉशरूम के लिए। बेडशीट आपके पास कम से कम एक होना चाहिए। बाद में ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको सारी मिलेगी, लेकिन कम से कम स्टार्ट में आपके पास इतने होने चाहिए कि आप अपना जो कुछ दिनों में आपको नहीं मिलती है उसके लिए आप अपना काम चला सको। हाँ, शेविंग किट अगर आप ले सकते हो तो अच्छी बात है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के रखने की ज़रूरत वो इजाज़त नहीं होती, लेकिन फिर भी आप कोशिश करें ले जाए, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है आपने डेली शेव करनी होती है। डेली शेव करने से जो है ना वो आपने अभी तो मेरे ख्याल से वो है दाढ़ी का इजाज़त हो गया है, मेरे ख्याल से दाढ़ी नहीं काटते, सिर्फ मूंछें काटते हैं, लेकिन मूंछें भी आपने डेली शेव करनी होती है। तो उसके लिए आप क्या करें, एक रेज़र शेज़र्स के वो पैकेट शेकेट ले लें, ताकि बाद वहाँ पे मिल भी जाते हैं, लेकिन जब तक आप लोगों को अंदर रखा जाता है, बाहर नहीं जाने देते या कैंटीन तक नहीं जाने देते, तो आप अपना ज़रूरत पूरा कर सकते हो। सही है। या वैसे भी चलो शेविंग किट छोड़ ही दे, इसको काट ही दे, क्योंकि ये वहाँ पे मिल जाते हैं, और अभी दाढ़ी काटने की तो ज़रूरत पड़ती नहीं, सिर्फ मूंछें काटते हैं, तो इसलिए ये कोई इशू नहीं है बस। अच्छा, जो चीज़ें नॉट अलाउ है अभी उसके बारे में बताएंगे, क्या क्या चीज़ें। स्मार्टफोन, मोबाइल फ़ोन ट्रेनिंग में बिल्कुल भी नॉट अलाउड है, तो आप लोग नहीं रख सकते हो। बाकी समझने वाले समझ गए होंगे, जो रखते हैं वो तो रख लेते हैं, लेकिन अगर पकड़ा जाता है, अगर तोड़ दिया जाता है, तो फिर परेशान नहीं होना। सही है। कोई ऐसा मोबाइल रख सकते हो, हाँ, मोबाइल से वहाँ पे कोई वीडियो वगैरह नहीं बनानी, कोई फ़ोटोज़ वगैरह नहीं बनानी। हाँ, अपने अपने घर फैमिली से चुप चुप के बात करनी तो आप रख सकते हो, लेकिन इसकी पनिशमेंट वहाँ पे बहुत सख्त है। मोबाइल तोड़ा जा सकता है, या आपको ऐसा रगड़ा लगाया जा सकता है जो आप पूरी ज़िंदगी याद रखोगे। तोड़ा जा सकता है, या आपको ऐसा रगड़ा लगाया जा सकता है जो आप पूरी ज़िंदगी याद रख सकते हो। तो इसलिए मोबाइल अगर आप रखते हो या रखना चाहते हो तो फिर अपने ज़िम्मेदार खुद होंगे, बाकी नॉट अलाउड है। और जो नीचे वाली चीज़ है, नाइफ, ब्लेड और एनी एक्सप्लोजिव मटेरियल, ये तो बिल्कुल स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड है, और ये आपके किसी काम के भी नहीं है, तो ये कभी भी अपने पास नहीं रखना। सही है। चाहे अगर कोई बंदा भी आपको बोले यार कि ये 5 मिनट के लिए रख लो, तो आपने कभी भी उससे ना लेना है ना अपने पास रखना है, और आप बेशक उसकी कंप्लेन करें कि सर इस बंदे के पास इस तरह सी चीज़ है, क्योंकि ये चीज़ ना तो ट्रेनिंग में ज़रूरत पड़ती है, ना आप चुप चुपाए आपको रखने की ज़रूरत है, तो ये चीज़ें आप लोगों के पास नहीं। और स्टूडेंट सबसे आखिर में हम बात करेंगे, जिसका सारे स्टूडेंट को इंतज़ार भी है, कि पहली सैलरी जो है वो कितनी मिलेगी। सही है। और कब मिलेगी। तो स्टूडेंट, पाकिस्तान नेवी का एक रूल्स है, ये नहीं है जिस तरह से आर्मी और एयरफोर्स का है कि आप 2-3 महीने ट्रेनिंग कर लेते हो, उसके बाद आपको 2-3 महीनों की सैलरी एक साथ मिल जाती है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। पाकिस्तान नेवी का जो रूल्स है वो कुछ इस तरह से है कि अगर आप 15 दिन वहाँ पे गुजारते हो और यकम डेट आ जाती है, तो आपको 15 डेज़ की भी सैलरी मिलेगी। सही है। चाहे आपने 15 दिन गुजारे हो, 20 दिन गुजारे हो, यकम आ गया, आपको उसकी सैलरी मिल जाएगी। हाँ, बाज़ औक़ात ये होता है कि उस 15 दिन की नहीं मिलती, आपको अगले महीने से 45 दिन की 45 दिन की एक साथ मिल जाती है। तो ये है कि उसके बाद आपको मुसलसल तनख्वाह मिलती जाती है। पाकिस्तान नेवी का यही रूल्स है। और आजकल की जो सैलरी है और आप लोगों को कितनी मिलेगी, तो अभी आपको जो लास्ट बैच पास आउट हुआ है, मे बी आपके किसी के जानने वाले भी होंगे, उन्होंने भी बताया होगा आप लोगों को, तो उनकी 45 से लेकर 47-48 हज़ार तक तनख्वाह थी। सही है। स्टार्टिंग पे पाकिस्तान नेवी की स्टार्टिंग भी होती है और बाद में भी ऐसी ही होती है। अगर बजट की वजह से बढ़ती है तो बढ़ती है, नहीं तो यही सैलरी होती है। और दूसरी मतलब 45 से लेके 47 तक। लेकिन जैसे आपको पता है 1-2 एग्ज़ाम हो जाएँगे तनख्वाह में, भी आप लोगों को पता हो कि नहीं, शायद ना पता हो, क्योंकि आप लोग अभी तनख्वाहदार नहीं हो, तो आप लोगों को पता नहीं होता। 1-2 एग्ज़ाम हो जाएँगे मिलिट्रीज़ के, जो कि 2025 की है, और एक है मतलब 6-7 हज़ार रुपए वो है, वो बेसिक में जम हो जाएँगे, और बेसिक पे फिर 7% जो है एक और एडाक लग जाएगा 2026 का। तो तकरीबन ये बन जाएँगे 2-3 हज़ार रुपए। ये है कि 5-6 हज़ार रुपए तनख्वाह बढ़ गई है। अब आपके जो बेसिक्स होते हैं उनके इनिशियल में क्या स्टेज होता है, तो उनकी भी बढ़ती है। ऐसे ही होता है, पहले अगर आपको 47,000 तक थी, 45,000 तक थी, में भी अभी आप लोग 50 को क्रॉस कर गए हों। सही है। तो जो लास्ट बैच अभी 20-17 पास आउट हुआ है, उनकी तो 47,000 थी, वो तो मुझे कंफर्म है। अभी आप लोगों की जो होगी, तो इंशाल्लाह वो उम्मीद है कि आप लोग 50 को क्रॉस कर गए होंगे, क्योंकि अभी बजट लग गया। अभी बजट का ऐसे पता चलेगा, अभी जुलाई में सैलरी सबकी आएगी, तो तभी कंफर्म होगा, अदरवाइज नहीं। तो इसके अलावा अदरवाइज सिर्फ बात ही होती है। सही है। तो अभी नेक्स्ट ये जो चीज़ें थी जो आप लोगों के साथ शेयर की गई है, और आप लोगों ने आगे इस पे भी अमल करना है, जो जो आपके साथ इस वीडियो में शेयर की है।
नहीं होनी चाहिए। बाकी ये थी हमारी आज की इंस्ट्रक्शंस जो ट्रेनिंग के लिए आपकी थी। अगर आपको इसके अलावा भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी कह सकते हो। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि पूरी की पूरी डिटेल आपके साथ शेयर करके आपको सारा कुछ समझा दूँ। लेकिन मज़ीद यहाँ पे हम अपनी इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको बर वक्त मिल सके। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।